हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन योर अनलॉक इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज हम दोबारा से 11th क्लास का एक टॉपिक है जो पेपर में अप्रोक्स 4 to 5 या कभी कभी 6 मार्क्स का भी आ जाता है। नाम क्या है हमारा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स, या फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स के नाम से आता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 6 मार्क्स का टॉपिक कभी कभी आ जाता है और मिनिमम, देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मार्क्स दिया जाएगा और मिनिमम 4 से 5 देके ही जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो रहेगी, इतना कर लेंगे परफेक्ट हो जाएगा एकदम। ठीक है, और हाँ एक बात और, थोड़ी सी वीडियो डिले हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी वॉरी। ठीक है, मतलब कहते हैं कि होगा कि अभी हम कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो थोड़ी सी डिले हो रही है, 11th की भी डिले हो रही है, 12th की भी डिले हो रही है। सो आप थोड़ा सा रिग्रेट ना करें, वीडियो सारी की सारी जाएगी पेपर से पहले, आपके सारा का सारा जो कोर्स एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट। ठीक है, देखो वन शॉट रहेगा। ठीक है, तो दोबारा से क्या, तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आपको इस चैनल की जरूरत नहीं है तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, दोस्त, जिसको भी जरूरत है आप उसको शेयर कर सकते हैं। सो वेल डन, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। क्या नाम है हमारा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स। ठीक है, सो देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है ना? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, व्हाट डू मीन प्रिंसिपल्स का मतलब क्या? देखो प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? रूल्स, नॉर्म्स। ठीक है, रूल्स हो गए, नॉर्म्स हो गए, जो फॉलो करने होते हैं अकाउंटिंग में। देखो हर जगह रूल्स फॉलो करने होते हैं। आप अपने घर में हो, आपको वहां पे रूल्स फॉलो करने होंगे। ठीक है, आप जब अपने स्कूल्स में जाओगे तो वहां पे आपको रूल्स फॉलो करने होंगे। ठीक है, उसके बाद आप कॉलेजेस में जाओगे तो आपको वहां पे रूल्स फॉलो करने होंगे। मतलब आप जहां जहां जाओगे आपको वहां पे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि आपको उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, इसमें कुछ है नहीं। तो देखो वैसे ही होता क्या है अकाउंटिंग में ना, अकाउंटिंग में भी हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि देखिए होता क्या है, आप अकाउंटिंग कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि मतलब बिंदास कोई भी हवा में एंट्री पास कर रहे हो, हवा में आप अकाउंट्स बना रहे हो, हवा में आप किसी को भी अकाउंट में पैसे भेज रहे हो, तो दिस इज अनफेयर प्रैक्टिस। ठीक है, ये एक अनफेयर की प्रैक्टिस होती है। तो इसके लिए होता क्या है, हमारे कुछ अकाउंटिंग रूल्स बनाए गए हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जिसको प्रॉपर फॉलो करना होता है। ठीक है, ठीक है। सो ऐसे ही पेपर में दोबारा बता देते हैं, ये पेपर में कम से कम 4 to 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, 4 to 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। ठीक है, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। क्या 4 to 6 मार्क्स टॉपिक? देखो पहला एक हमारा आता है क्या, क्या एक पॉइंट है, इन द विजन ऑफ लॉ। ठीक है, बिजनेस एंड businessman having separate legal एंटिटी। ठीक है, यानी कि क्या बोला, इन द विजन ऑफ लॉ बिजनेस एंड बिजनेसमैन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब क्या बोला कि कानून की नजर में जो मेरा बिजनेस है और जो मेरा ऑनर है वो दोनों अलग अलग होंगे, एक कभी नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं मेरा एक क्या है, मेरा एक छोटा सा एक सेकेंड, हाँ मान लेते हैं मेरे एक छोटा सा क्या है, एक स्टेशनरी की मेरी शॉप है। ठीक है, मेरी एक स्टेशनरी की शॉप है। तो उसमें मेरा क्या हो रहा है ना, उसमें मेरे पास क्या हो रहा है, मैं मतलब स्टेशनरी आप जानते हैं, कॉपी किताब बुक्स मैं वहां पे सेल करता हूँ। ठीक है, तो हुआ क्या, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मान लेते हैं मैंने 50 लाख रुपए का मैंने सामान खरीद लिया और मैंने एक नाम स्टार्ट कर दिया। क्या मान लेते हैं, केडी स्टेशनरी के नाम से मैंने एक शॉप ओपन कर ली। ठीक है, सो हुआ क्या, 50 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगा दिए। ठीक है, यानी कि अपना स्टेशनरी की शॉप ओपन करने के लिए मैंने 50 लाख रुपए लगा दिए। अब देखो कौन है मालिक? केडी। ठीक है, मालिक कौन है? केडी। और बिजनेस किस नाम से चल रहा है? केडी स्टेशनरी के नाम से। सो यानी कि केडी यानी कि ओनर और मेरा बिजनेस दोनों अलग अलग है। ठीक है, बात समझ में आती है? बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है, सेपरेट है, अलग अलग है, एक कभी नहीं होते। एमसीक्यू में आ जाता है क्या, इन द विजन ऑफ लॉ, क्या बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक है? आपको क्या लगना है? नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि आंसर नहीं पे जाएगा। द रीजन इज दोनों अलग अलग होते हैं इन द विजन ऑफ लॉ। बात खत्म होती है यहीं पे। वन शॉट चल रहा है तो इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। और हाँ,
100% कवरेज रहेगा चैप्टर नंबर 3 का, 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा हो गया वो क्या, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स, सॉरी बिजनेस एंटिटी नहीं, इन द विजन ऑफ लॉ वाला, ठीक है। अब देखो होता क्या है, बिजनेस एक होता है हमारा क्या, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि आप जो भी अकाउंटिंग करोगे किसके पर्पस से करोगे, बिजनेस के पर्पस से करोगे। यानी कि मैंने क्या बोला, आप जो भी अकाउंटिंग करोगे किसके पर्पस से करोगे, बिजनेस के पर्पस से करोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि भाई मेरा किसी और का बिजनेस है, ऐसे नहीं। आप जो भी अकाउंटिंग करोगे बिजनेस के पर्पस से करोगे, दैट्स कॉल्ड बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स, ठीक है। एक बार और आपको बता दूं क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप जानते ही होंगे। प्रिंसिपल्स का मतलब मैं दोबारा बता दूं, प्रिंसिपल्स क्या होता है, प्रिंसिपल्स एक तरीके के नॉर्म्स होते हैं, एक तरीके के रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स। तो वैसे ही हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है कि जो हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस के पर्पस से करनी है, यानी कि बिजनेस एंटिटी के पर्पस से करनी है, ठीक है। सो अगर हम बात करें इसके बाद, अगर एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं बोलूं आपसे, एक सेकेंड, ठीक है। सो बात समझ में आती है। तो मैंने क्या बोला, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा, देखो एक होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, इनका बिजनेस चलता है क्या, मिस्टर एक्स का एक बिजनेस चलता है। ये कौन है, ऑनर है, और ये हमारा क्या है, बिजनेस है, ठीक है। अब जो भी हमारी ट्रांजेक्शंस होगी बिजनेस में, जो भी ट्रांजेक्शंस होगी वो एकदम क्या होगी, डिस्टिंक्ट होगी, मतलब दोनों अलग अलग होगी, प्रॉपर्ली अलग होगी, यानी कि प्रॉपर्ली सेपरेट, यानी कि डिस्टिंक्ट होगी, ठीक है। सो वही कहता है कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स मतलब क्या है, जो भी ट्रांजेक्शंस होगी वो प्रोप्राइटर के डिस्टिंक्टली होगी, मतलब ये बिजनेस हमारा ऑनर है और ये हमारा क्या है, बिजनेस है, ठीक है। तो जो भी ट्रांजेक्शंस होगी ये क्या होगी, एकदम डिस्टिंक्ट होगी, यानी कि क्या होगी, ये हमारी क्या होगी, डिस्टिंक्ट होगी, ठीक है। सो बात समझ में आती है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि जिसमें प्रोप्राइटर की जो भी नॉर्मली ट्रांजेक्शंस होती है, यानी कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस होती है वो एकदम डिस्टिंक्टली, यानी कि सेपरेटली डिस्टिंक्टली होती है, मतलब दोनों अलग अलग होती है। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट हमारा आता है क्या, गोइंग कंसर्न, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है क्या हमारा, गोइंग कंसर्न, ठीक है। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं क्या, वही हमारे एक छोटा सा स्टेशनरी का शॉप है, ठीक है, स्टेशनरी की दुकान है, और हमने सोचा क्या क्या आपका पर्पस ये होता है कि भाई 1 साल चलाएंगे बंद कर देंगे, नहीं, ऐसा पर्पस तो नहीं होता। अगर आपका ऐसा उद्देश्य, यानी कि अगर आपका ऐसा पर्पस है तो आप एकदम एक बिजनेसमैन नहीं हो, बस आप एकदम नॉर्मली आए, पैसा थोड़ा सा कमाया और बंद कर दिया, ये नहीं होता बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट भी उठा रहा है, लॉस भी उठा रहा है, एकदम डट करके मार्केट में खड़ा है कि भाई जो भी आएगा एकदम आओ मुझसे लड़ो, मेरे बिजनेस से लड़ो, ठीक है। तो वही क्या होता है हमारा स्टेशनरी। तो मैंने क्या बोला, मैंने अपनी स्टेशनरी की शॉप खोली, मेरा पर्पस क्या होगा कि भाई मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, सिंपल सी बात है, फ्यूचर में प्रॉफिट कमाऊंगा, ठीक है। क्या ऐसा मेरा उद्देश्य होगा, क्या मेरा पर्पस ये होगा कि भाई मैं 1 साल चलाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, भाग जाऊंगा, नहीं, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। बिजनेसमैन के लिए सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म में जाने के लिए, मतलब फॉर द फिजिबल इन फ्यूचर, ठीक है। फिजिबल इन फ्यूचर मतलब आपको वर्ड लिखना है, जब पेपर में आएगा ना, गोइंग कंसर्न का मतलब बताओ या फिर एक्सप्लेन करो गोइंग कंसर्न, तो आपको ये प्रॉपर फिजिबल इन फ्यूचर वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, ठीक है। तो यानी कि जिसमें जो हमारा एम होता है वो फिजिबल इन फ्यूचर जाने का होता है, ठीक है, यानी कि हम फ्यूचर में जाएंगे जब तक कुछ और ना हो तो, ठीक है। बात समझ में आती है। ठीक है, बात समझ में आती है। तो यानी कि गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, जिसमें जो हमारा जो बिजनेस है वो हम क्या सोच के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, यानी कि फिजिबल इन फ्यूचर के लिए चलेगा, ठीक है। हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमारा बिजनेस अभी बंद हो जाएगा, या मतलब हम ये नहीं सोचेंगे कभी भी कि लॉस हो रहा है तो भाई अभी अभी बंद कर देते हैं, नहीं, हम ये सोचेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो एकदम लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या, देखो, हाँ, जो आपको डेफिनेशन लिखनी है पेपर के लिए, देखो जो आपकी बुक में एक पिंक कलर की, डार्क पिंक कलर की एक लाइन में लिखा हुआ है, यानी कि आपको हाईलाइटेड वर्ड में लिखा हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं बिजनेस ये गोइंग कंसर्न है, तो गोइंग कंसर्न के नीचे ही बुक में आपके एक हाईलाइटेड वर्ड में, पिंक कलर के हाईलाइटेड वर्ड में लिखा हुआ है बॉक्स में। तो आपको केवल उतना ही याद रखना है, ठीक है। उससे ज्यादा आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। 3 मार्क्स का आएगा तो 3 लाइन बहुत है, 3 से 4 लाइन बहुत है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आता है, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट, व्हाट डू यू मीन कॉस्ट कंसेप्ट,
कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि मैं जो भी ट्रांजैक्शन करूंगा, यानी कि मैंने क्या बोला, इट रिक्वायर्स, देखो क्या होता है क्या, यानी कि जो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा वो कॉस्ट पर रिकॉर्ड करूंगा, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करूंगा वो किस पर रिकॉर्ड करूंगा, कॉस्ट पर रिकॉर्ड करूंगा। जैसे मान लेते हैं मैंने क्या बाय करा, मैंने एक फिक्स एसेट बाय करा, ठीक है, मैंने एक फिक्स एसेट बाय करा, कितने का मान लेते हैं, 10 लाख रुपए का मैंने फिक्स एसेट बाय करा। अब इसकी मार्केट वैल्यू मान लेते हैं, 12 लाख की है। तो भाई मुझे बताओ मैं रिकॉर्ड कितने पे करूं, 10 लाख पे या 12 लाख पे? भाई मेरे जेब से पैसा कितना गया, 10 लाख रुपए गया, तो अल्टीमेट में कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, 10 लाख पे। यानी कि दिस इज अ कॉस्ट कंसेप्ट, यानी कि आपको किस पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है, भले उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थर्ड पॉइंट, आगे जिसको समझ में ना है मुझे बता देना, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा क्या, अकाउंटिंग ईयर। देखो नॉर्मली क्या होता है अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर में ही रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई आप कभी भी आकर के रिकॉर्ड कर रहे हो, नहीं। जैसे अगर हम बात करें अकाउंटिंग ईयर नॉर्मली चलता है क्या है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हमारा चलता है। ये तो हमारा हो गया अकाउंटिंग ईयर। और कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है, कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। दिस इज अ अकाउंटिंग ईयर और दिस इज अ कैलेंडर ईयर। बात समझ में आती है? सो हम जो रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग ईयर पे रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि इसे ही हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट। बात समझ में आती है? ठीक है। ठीक है, बात समझ में आती है? अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, फिर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके का आपको ये बताता है कि जो भी हमारा बिजनेस चलेगा वो एक पीरियड में चलेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ क्या, किस पीरियड में, जैसे मान लेते हैं ईयरली चल सकता है, क्वार्टरली चल सकता है, या फिर मंथली चल सकता है। बात समझ में आती है? तो अकाउंटिंग कंसेप्ट वही बोलता है, मतलब अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट वही बोलता है क्या, कि जो भी हमारा जो बिजनेस है, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड में चलेगा, यानी कि एक पर्टिकुलर, जिससे ये क्या है, एक तरीके की साइकिल है, सिंपल सी बात है। इसे हम क्या बोलते हैं, साइकिल बोल देते हैं। साइकिल का मतलब क्या होता है कि एक साल में, मतलब एक साल खत्म होगा फिर दोबारा चलेगा, एक साल खत्म होगा फिर दोबारा चलेगा, फिर वो साल खत्म होगा फिर दोबारा चलेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, एक तरीके की साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्या, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट में बेसिकली क्या होता है ना, देखो आपको जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, यानी कि आप जो भी ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंटेड करोगे वो किसमें करोगे, मॉनेटरी वैल्यू में ही करोगे। मैंने आपको बताया था क्या कि देखो होता क्या है कि मान लेते मैंने किसी की हेल्प करी, किसी चीज में हेल्प करी, ठीक है। सो उसकी मान लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू 10,000 रुपए थी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी थी, 10,000 रुपए थी। बट मैंने उसकी केवल हेल्प करी है, फ्री में करी है, ठीक है। तो भाई मैं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि भाई कुछ पैसे ट्रांजेक्शन, कुछ कंसिडरेशन आया ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो बात समझ जाते हैं, किसी की हेल्प करना इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो वही क्या बोलते हैं, क्या मॉनेटरी वैल्यू, कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे वो किसमें होनी चाहिए, एकदम मॉनेटरी टर्म में ही होनी चाहिए, प्रॉपरली मॉनेटरी टर्म में ही होनी चाहिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, बात समझ में आती है? और उसके बाद हमारा गोइंग कंसर्न हो गया। गोइंग कंसर्न में क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न में हम ये बोलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट आप समझते हो, अकाउंटिंग कंसेप्ट आप समझ गए, मतलब एक पर्टिकुलर साइकिल चलती है, जैसे कि मतलब ईयरली चलेगी या क्वार्टरली चलेगी या हमारा मंथली चलेगा। तो दिस इज अ अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट हो जाता है। उसके बाद एक हमारा आता है क्या, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आता है क्या, ठीक है। उसके बाद एक हमारा आता है क्या, फिफ्थ पॉइंट आता है, हमारा क्या, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, देखो हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल का अल्टीमेट मेरा मतलब ये होता है कि पुरानी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल, ठीक है। कॉस्ट का मतलब समझते ही हो और कंसेप्ट आप समझते ही हो, ठीक है। सो अगर मैं इन्हीं सबको समअप कर दूं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई फिक्स एसेट है, ठीक है, कोई फिक्स एसेट है, उसकी वैल्यू मान लेते हैं कितने की, 10 लाख रुपए की थी। फिक्स एसेट की मेरी वैल्यू थी 10 लाख रुपए की, ठीक है। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि मार्केट में इसकी वैल्यू अभी चल रही है 15 लाख रुपए। तो मैं रिकॉर्ड कितने पे करूंगा, 10 पे रिकॉर्ड करूंगा।
जो मेरी मार्केट वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड अभी नहीं करूंगा, ठीक है। सो इसी हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। बात समझ में आती है, यानी कि जितनी मेरी कॉस्ट है विदाउट एडजस्टिंग द मार्केट इन्फ्लेशन, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो 10 से 15 गया है तो यानी कि मार्केट में इन्फ्लेशन हुआ, सिंपल सी बात है। तो यानी कि 10 से जब 15 हुआ है तो मार्केट में इन्फ्लेशन हुआ, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कॉस्ट कितनी है मेरी 10, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट यही बोलता है। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट हमारा ये आता है क्या, इसके बाद एक पॉइंट हमारा आता है क्या, रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है, सिक्स्थ पॉइंट है रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या फिर कंसेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या फिर कंसेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्या एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मैंने सेल करी है मैंने कॉपीज, मान लेते हैं 500 पीस एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, ठीक है। 500 पीस मैंने सेल करी है अपनी कॉपी, मतलब मेरा स्टेशनरी का बिजनेस था, मैंने क्या करा 500 कॉपी भेज दी 100 रुपए के उससे, ठीक है। बात समझ में आती है। अब मुझे बताओ मेरी सेल की नेट वैल्यू कितनी आई, 50,000 रुपए की सेल की नेट वैल्यू आई। बट जिस बंदे को मैंने सेल करी थी उस बंदे के पास पैसे अभी थे नहीं, उसे मुझसे बोला कि आपको मैं अगले महीने आकर के दे दूंगा। बात समझ में आती है। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एक काम करना, आप अगले महीने आकर के दे देना। सो मैंने क्या करा, इस 50,000 की सेल को, जो मैंने सेल करी है 50,000 रुपए की सेल को, इसको मैंने अपनी सेल मानी ही नहीं। क्या मुझे बताओ ये सही हुआ है गलत हुआ? अल्टीमेट तो सेल हो चुकी है, अल्टीमेट तो कॉपी जा चुकी है, भले पैसा आए ना आए फर्क नहीं पड़ता। आपको करना क्या है, कि मेरी सेल हो चुकी है, पैसा आए ना आए वो बात की बात है, ठीक है। सेल हो गई है, रिकॉर्ड मैं अभी करूंगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं अपना रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट या फिर प्रिंसिपल। यानी कि आपको पैसा आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही ट्रांजेक्शन यानी कि जैसे ही सेल हो गई आप रिकॉर्ड कर लोगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, ठीक है। यानी कि बात समझ में आती है, ठीक है। इसमें हम अगर छोटा सा एक पॉइंट लिख दें, क्या, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ रेवेन्यू, या फिर इनकम बोल देते हैं, इंस्टीड ऑफ, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीड ऑफ व्हेन इट इज रिसीव्ड। बात समझ में आती है। तो यानी कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि आप उसी टाइम रिकॉर्ड कर लो जब रेवेन्यू हुआ है, जब पैसा आए उसको उस टाइम रिकॉर्ड मत करना। दिस इज अ रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, ठीक है। बात समझ में आती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट आप समझ गए हो, मनी मेजरमेंट आप समझ गए हो। उसके बाद अकाउंटिंग कंसेप्ट आप समझ गए हो। एक तरीके की प्रॉपर्टी साइकिल होती है कि आप या तो ईयरली में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, क्वार्टरली में करोगे, फिर मंथली करोगे, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट कंसेप्ट आप समझ गए हो और गोइंग कंसेप्ट आप समझ गए हो, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर के लिए और आता है, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर के लिए और ये आता है, क्या बोलता है पेपर के लिए, एक हमारा छोटा सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एक होता है हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ठीक है। एक उसके बाद एक आता है क्या, प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या फिर प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या फिर प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, देखो एक मैंने पॉइंट आपको बताया था क्या, कि अगर कोई भी इनकम हो रही है तो उसको आप अभी रिकॉर्ड मत करो, बट कोई भी खर्चा हो रहा है तो आप उसको अभी रिकॉर्ड कर लो, ये मैंने बताया था, ठीक है। सो उसे हम एक क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव या फिर प्रूडेंस कंसेप्ट, ठीक है। क्या बोलता है कि देखिए, इट इज अ प्रिंसिपल दैट शो द जनरल आइडिया of identifying expenses and liabilities as soon as possible when the doubtful about the result, but only ideas of the revenue and assets when it is confident to be received। मतलब क्या बोला इसने ये बोला कि अगर कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, यानी कि एक्सपेंस अगर हो रहा है कोई भी, सो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, बट अगर कोई रिवेन्यू होने की संभावना है, अगर आपको लग रहा है कि कोई फ्यूचर में कोई रिवेन्यू होने की संभावना है, तो आप उसको भी रिकॉर्ड मत करना, जब हो जाएगी रिवेन्यू तब की तब रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। बात समझ में आती है। उसी क्या बोलते हैं, प्रूडेंस कंसेप्ट या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। बात समझ में आती है। एक उसके बाद हमारा आता है क्या, तो दोबारा समझ लो, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारी रिवेन्यू, यानी कि कोई भी हमारी रिवेन्यू हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो होगी, ठीक है। एक्सपेंसेस हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो
मतलब अभी रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्सपीरियंस को अभी रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे इसका एक हम एग्जांपल मान लेते हैं। क्या मैंने एक एग्जांपल दिया था डेली क्लास में, क्लास में देता हूँ नॉर्मली क्लास में। क्या बोला था मैंने कि मान लेते हैं मैंने एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है, या फिर बिल्डिंग छोड़ो, मैंने एक मान लेते हैं मशीन परचेज करी, ठीक है, मैंने एक मशीन परचेज करी कितने रुपए की, 50 लाख की मैंने मशीन परचेज करी, ठीक है, 50 लाख की मैंने मशीन परचेज करी। और मैंने ये बोला क्या कि 10 साल ये मशीन चलेगी, उसके बाद 10वें साल के ठीक अगले साल मुझे इस मशीन को डिसमेंटल करना पड़ेगा। डिसमेंटल का मतलब क्या होता है, खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि भाई होता क्या है ना, कुछ कुछ मशीन ऐसी होती है कि एक स्पेसिफाइड टाइम को यूज करने के बाद उसमें से कुछ रेज आने लग जाती है, मतलब कुछ मतलब सेल्स मतलब हवा में जनरेट हो जाते हैं, तो उससे ना तो होता क्या है, हेल्थ पे फर्क पड़ जाता है। तो गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखा है क्या कि वो स्पेसिफाइड जो मशीन है जो हमने बाय करी ये वाली मशीन, वो आपको 10 साल के बाद खत्म करनी ही पड़ेगी। तो मुझे लगा कि भाई 10 साल के बाद यानी कि 11वें साल में इस मशीन को खत्म करने के लिए मेरे को 2 लाख रुपए का पेमेंट और करना पड़ेगा। भाई मुझे पता है 2 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैं इसी को अभी रिकॉर्ड कर लूंगा। उसे हम क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव प्रिंसिपल या फिर प्रूडेंस कंसेप्ट। बात समझ में आती है या नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है हमारा क्या, उसके बाद एक पॉइंट और है क्या, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। इसके बाद एक पॉइंट और आता है क्या, 7 पॉइंट, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स, ठीक है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स का मतलब ये होता है कि आपने देखो होता क्या है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स में ये बोला जाता है कि आपने कोई अगर आपने एक रूल अगर अपना लिया, ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने डेप्रिसिएशन पढ़ाया था आपको रेगुलर क्लास में। डेप्रिसिएशन में हमारे 2 मेथड्स होते हैं क्या, एसएलएम और WDV, ठीक है। कंपनी के ऊपर चॉइस होती है कि वो एसएलएम ले ले या फिर WDV ले ले, बट एज पर अगर हम बात करें जब आप आगे पढ़ोगे 12th क्लास के बाद तो ठीक है, सो उस केस में ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप WDV ही यूज करोगे, ठीक है, आप WDV यूज करोगे। बट आपके सिलेबस में 2 टॉपिक है, एसएलएम और WDV, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पेपर में ये कम से कम मान के चलो कम से कम 5 मार्क्स का टॉपिक आता है। उसके बाद जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं उसमें कम से कम 10 मार्क्स का टॉपिक आ जाता है, ठीक है, तो हमें वहां पे जाना नहीं है अभी। हाँ, तो मैं क्या बोला था, एसएलएम और WDV। तो कंपनी के ऊपर ये चॉइस होती है कि वो एसएलएम ऑप्ट करे या फिर WDV ऑप्ट करे। मान लेते हैं मैंने ये बोला कि मैं अभी एसएलएम ऑप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी एसएलएम ऑप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बट आफ्टर 5 इयर्स मुझे लग रहा है कि यार नहीं, मेरे को WDV में जाना चाहिए, ठीक है, मेरे को WDV में जाना चाहिए। तो आप ऐसे ही नहीं जा सकते, उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा तभी आप जाओगे, ठीक है। तो यानी कि क्या बोला इन्होंने, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब यही बोला कि अगर आपने कोई रूल्स या फिर नॉर्म्स को या अपने प्रिंसिपल्स एक बार अपना लिया, तो उसको आप ऐसे नहीं कि बार बार चेंज कर रहे हो, नहीं, एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद चेंज करना जब वो बेटर रिजल्ट देगा। यानी कि चेंज कब करोगे जब वो बेटर रिजल्ट देगा, ठीक है। हमें लग रहा था कि भाई एसएलएम से जब हम WDV जाएंगे तो उससे मेरे को बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, बेटर रिजल्ट मिलेगा, तो ही मैं जाऊंगा किस पे, मतलब एसएलएम से WDV पे जाऊंगा, ठीक है। बात समझ आती है। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल मतलब क्या बोलता है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर मैंने कोई प्रिंसिपल अपना लिया है तो उसको मैं ऐसे चेंज नहीं करूंगा जब तक वो मेरे को बेटर रिजल्ट नहीं देगा। बात समझ में आती है। उसके बाद एक पॉइंट और है हमारा, कंजर्वेटिव में हो चुका है, कॉस्ट हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल हमारा हो चुका है। उसके बाद एक पॉइंट और आता है क्या, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ठीक है, एक पॉइंट और आता है हमारा क्या, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि देखो ये बोला जाता है कि देखो अकाउंटेंट या फिर जो भी अकाउंटिंग कर रहा है बिजनेस में, ठीक है, जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन को दिखाओगे ना, ठीक है, जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन को दिखाओगे सो उसका एकदम प्रॉपर्ली फुल डिस्क्लोजर आपको देना है। मतलब कुछ भी ऐसा चीज मत छोड़ना जिससे हमारे यूजर्स का डिसीजन बदल जाए, दैट इज कॉल्ड फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपको एकदम परफेक्टली प्रॉपर्ली आपको सारी की सारी जो भी डिसीजंस है, मतलब जो भी फुल डिस्क्लोजर है प्रॉपर्ली आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कौन सा, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी, फिर दोबारा बता रहा हूं, अकाउंट्स में स्पेलिंग्स के मार्क्स नहीं है, ठीक है, स्पेलिंग्स के मार्क्स नहीं है अकाउंट्स में, ठीक है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि देखो कि जैसे मान लेते इसको ना हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैंने मेरी शॉप किसकी, स्टेशनरी की, मेरी शॉप किसकी, स्टेशनरी की, ठीक है। मान लेते हैं
मैंने सेल किसको करी है, ठीक है, सेल मेरी मान लेते हैं टोटल सेल हुई है मेरी 50 लाख की, ठीक है, 50 लाख 50 करोड़ ही मान लेते हैं, अब लिख दिया तो लिख ही दिया, 50 करोड़ की मैंने सेल करी है, ठीक है, मान लेते हैं। किसको सेल करी है, ये मैंने आउटसाइडर को करी है, मतलब बाहर के लोगों को करी है, ठीक है, आउटसाइड मतलब बाहर के जो बंदे होते हैं वो, और ये मैंने क्या करा, अपने 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 रिलेटिव को भेज दिया है, ये मैंने अपने रिलेटिव को भेज दिया है, मान लेते हैं अपने सिस्टर को भेज दिया, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं मैंने किसको भेज दिया, अपने सिस्टर को भेज दिया, या फिर अपने भाई को भेज दिया, किसी को भेज दिया, मतलब जो अपने रिलेटिव से मैंने उसको भेज दिया, ठीक है, और मैंने आउटसाइडर को भेजा कितना, मान लेते हैं 20 लाख का, 20 करोड़ का, और इनको मैंने बेचा कितने का, इनको मैंने बेचा है मान लेते हैं 30 करोड़ का, ठीक है, बात समझ आती है। अब हो क्या रहा है, सेल तो मैंने 50 करोड़ की दिखा दी, ठीक है, बात समझ में आ रही है, सेल तो मैंने 50 करोड़ की दिखा दी, 20 करोड़ का मैंने ये भी दिखा दिया कि भाई मेरे आउटसाइडर की मेरी सेल है, ठीक है, बट मैंने इसमें ये नहीं दिखाया क्या कि 30 करोड़ की सेल जो मेरी रिलेटिव को हुई थी वो मैंने नहीं दिखाई। देखो होता क्या है कि अगर आप कोई भी रिलेटिव को सामान दे रहे हो, नॉर्मली ये माना जाता है कि कुछ ना कुछ घपला है, कुछ ना कुछ फ्रॉड है, कुछ ना कुछ आपने किया हुआ है, कुछ ना कुछ मतलब आपने इसके अंदर किया हुआ है, तभी आप नहीं दिखाना चाहते, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, इसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियलिटी प्रिंसिपल्स। मटेरियलिटी प्रिंसिपल, अब देखो होगा क्या, अब देखो मान लेते हैं आपने कर दिया, अब देखो इस कंपनी के मान लेते हैं शेयर होल्डर से, मान लेते हैं कौन, 4 शेयर होल्डर्स हैं, ए बी सी और डी, ठीक है, ये बाहर के बंदे शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जो शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये इन्वेस्टर्स हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे कौन है, इन्वेस्टर्स हैं, ये हमारे कौन से इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, जब वो लोग ये देखेंगे, ठीक है, और उनको ये नहीं दिखेगी, तो उनका डिसीजन बदल जाएगा, या फिर जब उन्होंने ये जैसे ये नहीं दिखाया तो उनको क्या लगेगा कि भाई ठीक है एकदम परफेक्ट है, बट जैसे इन्होंने ये दिखा दिया होगा कि भाई मैंने रिलेटिव को भी सेल करी है 30 करोड़ की, तो उससे क्या होगा, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं इनका डिसीजन बदल जाएगा, ठीक है, यानी कि डिसीजन जो है मेरा बदल जाएगा, यानी कि जो मेरा डिसीजन है वो एकदम बदल जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए मैंने वो नहीं दिखाया, तो उसे क्या बोलते हैं, क्या, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि आपको वो सारी के सारी ट्रांजेक्शन दिखाने हैं, या फिर कुछ भी अगर कोई भी इवेंट है, कुछ भी अगर ऐसा है जिससे मेरे यूजर्स का डिसीजन बदल जाएगा, सो उसे आपको भी एकदम सही तरीके से आपको दिखाना है, तो यानी कि मटेरियलिटी ट्रांजेक्शन, मटेरियल मतलब एकदम परफेक्ट, मतलब जो मटेरियल का मतलब क्या होता है, मटेरियल मतलब एकदम इंपॉर्टेंट वाली चीज है जिससे मेरे यूजर्स का डिसीजन बदल जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियलिटी प्रिंसिपल्स, ठीक है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी था मैंने करवा दिया, ठीक है, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। गोइंग कंसेप्ट आप समझ ही गए हो कि आपको फिजिबल वर्ड लिखना है पेपर में, ठीक है, उसके बाद कॉस्ट कंसेप्ट जो भी आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट में करोगे, ठीक है, उसके बाद हमारा एक आध देखो होगा क्या, देखो जैसे मान लेते हैं पेपर में गोइंग कंसेप्ट आ गया, ठीक है, पेपर में गोइंग कंसेप्ट आ गया, ठीक है, और कितने नंबर का आया, 3 नंबर में आ गया, ठीक है, अब करोगे क्या, जो आपके पास शीट आएगी, ठीक है, मान लेते हैं शीट है ये वाली, ठीक है, आप करोगे क्या, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ठीक है, या फिर 1 से लेकर 2 लाइन आप लिख दो प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है, उसके बाद एक लिख दो एग्जाम्पल, ठीक है, उसके बाद एक लिख दो एग्जाम्पल, बस इस तरह लिखना और ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है, बट हाँ कुछ वर्ड्स जैसे अगर मैंने बताया था यहाँ पे गोइंग कंसर्न में फिजिबल वर्ड हो गया, ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है, मतलब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है, तभी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा तब भी देगा, क्योंकि आप लिख रहे हो तो लिखो हाँ, लिखने के मार्क्स नहीं होते, अच्छा लिखने के मार्क्स होते हैं, ठीक है, लिखने के मार्क्स नहीं होते, अच्छा लिखने के मार्क्स होते हैं, आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो फर्क नहीं पड़ता, आप जो लिख रहे हो वो एग्जामिनर को लिखना चाहिए कि हाँ भाई बच्चे ने लिखा है, ठीक है, हाँ भाई बच्चे ने लिखा है, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी कचरा लिख रहे हो, ये एकदम उड़ते हुए हवा में राइटिंग मारो, गाना वाने को लिख कर नहीं, ठीक है, 1 लाइन लिखो लेकिन लिखो, ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, लिखने के मार्क्स कहीं नहीं होते हैं, आप लोग करते हो कि भाई 1:30 बजे लिखो, अकाउंट्स में 1:30 बजे भर दो, ये नहीं 1:30 बजे नहीं भरना है भाई, केवल अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप उसको 3 लाइनें भी कर दोगे ना, सब कर दोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। मैं केवल अकाउंट्स की नहीं कह रहा, मैं पूरी इकोनॉमिक्स की भी कह रहा हूँ, बिजनेस की भी कह रहा हूँ, ठीक है, किसी भी चीज की, बट हाँ फिजिकल एजुकेशन में भरना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो एग्जामिनर्स होते हैं वो थोड़े से वैसे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा लिखा हुआ चाहिए होता है, तो आपको लिखना है, ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन में करना है, ठीक है। उसके बाद बात समझ में ही आती है, देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप समझते हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, देखो अच्छा हाँ ठीक है, एक पेपर में फुल फॉर्म आ जाती है क्या, GAAP की फुल फॉर्म आ जाती है, GAAP, ये क्या होता है ना, ये एक तरीके का पता है, जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब एक तरीके का आपको ये बताता है कि किस तरीके से आपको प्रिंसिपल से रूल्स, मतलब जो भी हमारे रूल्स होते हैं सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना, पॉलिसीज होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, सब इसके अंदर हमारे आ जाते हैं, ठीक है, बात समझ आती है। उसके बाद
बहुत सारे देखो गैप होते हैं, बहुत सारे, मतलब जैसे कि हमारा इंडिया का गैप हो गया, यूके का गैप अलग है, ठीक है। और देखो होता क्या है ना, होता क्या है, आपको एक और बता देते हैं क्या, जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वो एएस और इंड एएस, इंड एएस। एएस का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए गए हैं कि आपको इनकी ट्रांजेक्शन ऐसे ही करनी है। जैसे मैंने बताया था क्या, नॉर्मली मैंने बताया था क्या, एक उसका है हमारा इंड एएस, इंड एएस 2 है या फिर एएस, इंड एएस या फिर एएस 2 है एक, जो ये बताता है क्या, जो ये बताता है कि आपको जो इन्वेंट्री आप समझते ही हो, इन्वेंट्री क्या होता है ना, आप इन्वेंट्री समझते ही हो, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, आप इन्वेंट्री समझते ही हो, इन्वेंट्री क्या होता है, ठीक है। सो उसमें ये बोला गया है क्या कि अगर जो हमारी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी, इसमें से जो भी हमारा लोअर होता है ना, लोअर होता है उस पर रिकॉर्ड करना होता है, यानी कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर होता है उस पर रिकॉर्ड करना होता है। जैसे मैंने बोला कॉस्ट कितनी मेरी 50,000 की है, ठीक है, 50,000 की, और मेरी एनआरवी उसकी मान लेते हैं 40,000 की है, तो मैं रिकॉर्ड किस पे करूंगा, 40,000 पे रिकॉर्ड करूंगा। ऐसा पॉइंट आया भी था आपके पेपर में, नहीं सॉरी, ये आपकी बुक में है भी, उसका फाइनल अकाउंट है फिर एडजस्टमेंट में, ये वाली एडजस्टमेंट तो पक्का आती है पेपर में। आंख बंद करके कुछ नहीं करना, जो वैल्यू कम है उसको लिख दो। कहां पे लिखोगे, कहां पे लिखोगे, एक आप वहां पे लिख दोगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में असेट साइड। बात समझ आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में असेट साइड, ठीक है। सो बात समझ में आती है क्या, ठीक है। रिवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल समझ ही गए आप, मटेरियल, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हो गया, मनी मेजरमेंट हो गया, ठीक है। जो ना समझ में आया आप मेरे से पूछ सकते हैं, अगर कुछ बाई चांस कुछ अगर लगता है कि नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब समझते ही हो कि जिससे मेरे यूजर्स का डिसीजन बदल जाएगा, भाई वो दिखाना है, मटेरियलिटी ट्रांजेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर आप समझते ही, फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रांजेक्शन एकदम परफेक्टली आपको प्रॉपरली दिखानी है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी एक, जैसे मान लेते हैं ऐसे है, ठीक है। और सेल, ये हमारी सेल बुक है, ठीक है ना, ये हमारी सेल बुक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लेते हैं 10 सेल हुई है, ठीक है। और इस सेल की वैल्यू है कितनी, 50,000 की, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने सारी की सारी सेल दिखाई नहीं, तो इसी क्या बोलते हैं हम, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ, तो ऐसा पेपर में आ सकता है आपसे क्या, क्योंकि मतलब कुछ भी आपसे बोल देगा कि भाई इसको एक्सप्लेन करो, आपसे ये बोल देगा, या फिर वो ये बोल देगा कि भाई इसमें से कौन से प्रिंसिपल्स हमारे फॉलो नहीं हुए। जैसे मैंने बताया 50 करोड़ की सेल हुई है, हमने दिखाया कितने का, 40 करोड़ का दिखाया, मतलब आधा दौर करके दिखा रहे हैं, तो उसी क्या बोलते हैं, फुल डिस्क्लोजर करके दिखाया नहीं गया है, ठीक है। तो बात समझ में आती है। सो ये कुछ हमारे हो गए, कम से कम 10-12 प्रिंसिपल्स हो चुके हैं। इन प्रिंसिपल्स को अगर आप कर लोगे तो अप्रोक्स आपका जो 5 to 6 मार्क्स का जो टॉपिक आएगा एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्या, इसके बाद हमारा एक टॉपिक रहेगा, छोटा सा टॉपिक रहेगा, वो आज नहीं करेंगे, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिसका नाम है क्या, फाइनल अकाउंट, ये हम करेंगे, ठीक है। फाइनल अकाउंट करेंगे जो पेपर में आपको बता दूं कम से कम 6 से लेकर के 8 मार्क्स लेके जाता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, गिन के आपको 10 एडजस्टमेंट बताई जाएगी, 10 एडजस्टमेंट आपको बताई जाएगी, वो एडजस्टमेंट कर लोगे, और कुछ फॉर्मेट्स है, उस फॉर्मेट्स को अगर आप रट लोगे, मार्क्स एकदम परफेक्ट है, 6 से 8 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी फाइनल अकाउंट की आती है, ठीक है। तो दोबारा कह रहा हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।